आज फिर माँ की आंखें सूजी हुई देखकर संतोष जान गई कि बापू ने माँ पर हाथ उठाया है। ऐसा अक्सर होता रहता था। बापू का हाथ माँ की हर बात पर चल जाता था। ऐसा नहीं था कि माँ बापू के आगे जवाब देती थी या किसी भी तरह की कोई कमी रखती थी। वह तो बापू के काम बिना कहे ही दौड़ दौड़ कर करती थी। फिर भी बापू माँ को मारने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता। साथ ही ज़ोर ज़ोर से ऐसे बोलता जैसे बापू को ही मारा जा रहा हो। यह सब माँ चुपचाप सहन करती। माँ, आज फिर बापू ने आप पर हाथ उठाया है ना? संतोष अपना स्कूल बैग एक तरफ रखते हुए अपनी माँ देविका से बोली। देविका ने संतोष की तरफ देखे बिना ही कहा, जा हाथ मुँह धो, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। माँ, आप कौन सी मिट्टी की बनी हो जो बापू के जुल्म चुपचाप सहन करती हो? विरोध क्यों नहीं करती? संतोष गुस्से में माँ से बोली। बेटी, तुम्हारे बापू थोड़ा परेशान रहते हैं। वो सबका गुस्सा मुझ पर निकाल देते हैं और कोई बात नहीं, देविका ने संतोष से आंखें चुराते हुए कहा। वाह माँ, बापू से मार खाकर भी उन्हें दोष देने की बजाय उनकी तरफदारी कर रही हो। अरे, अगर परेशान है तो क्या आपको मारेंगे? माँ, क्या आप परेशान नहीं होती तो आप क्यों नहीं मुझे या बापू को मारकर अपना गुस्सा निकालती? बापू दुखी हो तो शराब पिएगा, परेशान हो तो आप क्यों मारेगा? दोस्तों के बीच जाएगा तो बीड़ी सिगरेट पिएगा, थका होगा तो आपसे सेवा कराएगा। ऐसा क्यों माँ? ऐसा क्यों? क्या आप इंसान नहीं हैं? आपको दर्द या दुख नहीं होता है? संतोष क्रोध के कारण काँप रही थी। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। माँ संतोष के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी शांत हो जा। दोस्त तो मेरा ही है जो मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पाई। वो मुझे बुला रहे थे। माँ, अपने आप को दोष देना बंद करो। संतोष बिफरी। संतोष 11वीं कक्षा में पढ़ती है। पढ़ाई में होशियार संतोष को बस पढ़ने में ही संतोष मिलता था। वह अपने पिता रोशन के व्यवहार को बचपन से महसूस करती आई थी, जो अब गुस्से में तब्दील होता जा रहा था। वह अपने बापू से ज़्यादा माँ को दोषी समझती थी, जो ये सब अत्याचार सहन कर रही थी। देविका की दबी आवाज़ सिर्फ संतोष की पढ़ाई छुड़वाने पर ही निकली थी कि संतोष अपने स्कूल की पढ़ाई ज़रूर पूरा करेगी, जिसे रोशन ने ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया था। एक दिन संतोष को सामान लेने बाजार गई। लौटते हुए वह अपनी मस्ती में चली आ रही थी। तभी दो हाथों ने उसके मुंह को कपड़े से दबा दिया। संतोष होश खोती चली गई। जब उसे होश आया, वह अस्त व्यस्त हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी और उसके चारों तरफ भीड़ लगी थी। घर पर देविका बहुत परेशान थी। रोशन तो देविका को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जैसे तैसे संतोष को कुछ लोगों ने घर पहुंचाया। देविका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रोशन का तो जैसे माथा ही खराब हो गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पड़ोसियों ने जैसे तैसे सबको शांत किया और आगे क्या किया जाए इस पर विचार होने लगा। संतोष को सदमा लगा था। वह ना कुछ बोलती ना खाती, बस खाली आंखों से छत घूरती रहती। देविका ने जैसे तैसे अपने को संभाला और संतोष को हिम्मत दी। रोशन ने पुलिस को खबर करने से साफ इनकार कर दिया। उसके अनुसार जो होना था वह हो गया। पुलिस चौकी के चक्कर लगाने से बदनामी और बढ़ेगी। रोशन और ज़्यादा हिंसक और चिड़चिड़ा हो गया। वह इस सबका दोषी संतोष और देविका को मानता। इसी तरह कई दिन निकल गए। देविका ने संतोष से कहा, बेटी तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई में दिल लगाओ। समय सब घाव भर देता है। बाहर निकलकर सबका सामना करो। अपने को मजबूत बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ के समझाने पर संतोष की सोचने समझने की शक्ति लौटने लगी। रोशन एक दिन देविका पर चिल्ला रहा था, इसने हमारी नाक कटा दी है। ये कहीं पढ़ने नहीं जाएगी, घर में ही पड़ी रहे तो अच्छा है। तुम्हें क्या पता बाहर मुझ पर क्या क्या गुजरती है। लोग किन निगाहों से देखते हैं, मुझ पर उंगली उठाकर बातें करते हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारा दोष है। संतोष कमरे से बाहर निकल आई
और माँ की तरफ देखा। देविका शांत भाव से रोशन को देखते हुए दृढ़ता से बोली, संतोष अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करेगी, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और। मैं इसे पढ़ाई नहीं छोड़ने दूँगी। रोशन गुस्से में देविका के पास आया और बोला, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा ये सब करके, और देविका पर हाथ उठाने लगा। देविका ने अपनी पूरी शक्ति से रोशन को धक्का लगाया और दांत पीसते हुए बोली, संतोष अपनी पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। तुमने उस पर हुई ज्यादती की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, दोषी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह खुलेआम घूम रहा है, उसका हौसला और बढ़ेगा। उसने गलत किया, पर ठीक तुम भी नहीं कर रहे हो। तुमने मेरे साथ जो किया वह मैंने सहन किया, लेकिन अब नहीं। औरत के शरीर को तुम पुरुष खिलौना समझते हो, वह तो गैर था, तुम तो अपने हो। तुम्हें शादी करने से मुझ पर जुल्म करने का प्रमाण पत्र मिल गया। तुम भी तो रोज़ मेरे साथ जाती ही करते हो। कभी सोचा है मेरे मन और तन पर क्या गुजरती है? हम दोषी नहीं हैं, सुना तुमने? हम दोषी नहीं हैं। दोषी वह है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। दोषी तुम भी हो। तुमने मेरी पढ़ाई, मेरा हुनर सब ताक पर रख दिया, यहाँ तक कि मुझे इंसान तक नहीं समझा। लेकिन अब और नहीं, सुना तुमने? देविका गरजी, अब और नहीं। हम दोनों का साथ देना हो तो दो, नहीं तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। रोशन हैरत से देविका का रौद्र रूप देखता रहा। उसकी बोलती एकदम बंद हो गई। वह सिर पकड़कर चारपाई पर बैठ गया। देविका के इस रूप को देखकर संतोष भी हैरान थी। आज उसने पहली बार माँ को बापू के सामने बोलते हुए और बापू को चुपचाप सुनते देखा था। देविका कमरे में आई और बैग में कुछ सामान रखने लगी। संतोष माँ के पास आकर बोली, आप क्या सचमुच बापू को छोड़कर जाओगी? देविका सामान रखना छोड़ संतोष की तरफ देखकर दृढ़ता से बोली, संतोष, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हें अपने आप को संभालना है, मजबूत बनाना है। तुम्हारे बापू उससे ज़्यादा अलग नहीं है जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की। ऐसे लोगों को या तो सज़ा दिलानी चाहिए या फिर सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और अब हमारा आगे बढ़ने का समय आ गया है। माँ की बातों और आंखों में तैर रहे विश्वास से संतोष में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने भी दृढ़ता से कहा, हाँ माँ, हम दोषी नहीं हैं। संतोष और देविका थोड़े से सामान के साथ एक नई राह पर चलने को घर से निकल पड़ी। देविका ने घर खर्च में जो पाई जोड़ी थी कि भविष्य में संतोष की पढ़ाई में काम आएगी, अपने साथ ले ली। अपने साथ वह गहने जो उसके मायके से मिले थे साथ ले लिए। दोनों माँ बेटी ने जयपुर की ट्रेन पकड़ ली। माँ, हम मामा जी के पास भी तो जा सकते थे। नहीं संतोष, मुझे वहाँ नहीं जाना। क्यों माँ? संतोष, शादी के बाद जब तुम्हारे बापू का यह रूप मैंने देखा तो मैंने इसका विरोध किया। उस समय तुम्हारे मामा जी ने मेरा साथ नहीं दिया। उनका कहना था, रोशन तुम्हारा पति है, जैसे वह रखता है वैसे ही रहो। यहाँ मेरे पास अपना घर छोड़कर कभी मत आना। इससे पहले कि मैं कुछ करती, मेरे जीवन में तुम आ गई। तुम्हें पाकर फिर मैंने कुछ और करने का सोचा ही नहीं। मैंने जो कुछ झेला मैं तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। नए शहर में पहुंचकर पहली समस्या रहने के लिए घर और काम ढूंढने की थी। दोनों एक पार्क में आराम करने को रुकी। पार्क में एक माली क्यारियों की मिट्टी में गुड़ाई कर रहा था। देविका उसके पास जाकर बोली, भैया थोड़ा पानी मिलेगा? माली ने नजरें उठाकर देविका को देखा और कहा, बहन जी, उधर एक नल लगा है, वहाँ से पी लो। देविका ने धन्यवाद कहा और संतोष के साथ नल की तरफ बढ़ गई। दोनों ने पानी पिया और वहीं आकर बैठ गईं। माली उनके पास आकर बोला, आपको यहाँ पहली बार देखा है, यहाँ नई आई हो क्या? देविका ने कहा, हाँ भैया, हमें रहने को किराए पर एक कमरा चाहिए था। माली ने संतोष और देविका को देखते हुए कहा, बहन जी, आप किसी भले घर की लगती हैं। यहाँ कोई भी अनजान को किराए पर कमरा नहीं देता। आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
देवका ने माली की आंखों में झांकते हुए कहा, भैया आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? माली बोला, मेरा नाम राजू है, मेरा घर पास ही है, जिसमें मेरी बीवी सुधा और 2 साल का बेटा माधव रहते हैं। आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। शाम होने को है, आज जैसे तैसे मेरे घर में गुजार लीजिए। बहुत ही छोटा घर है, कल फिर अपने लिए कमरा तलाश लेना। बहन जी, गरीब आदमी मदद लेने और मदद देने के अलावा और कर ही क्या सकता है? जो रूखा सूखा हम खाएंगे, भाई आप भी खा लेना। देवका को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। उसने संतोष की तरफ देखा। राजू जल्दी से बोला, बिटिया को माधव से खेलने को भी मिल जाएगा। कितना उदास चेहरा हो रहा है बिटिया का। देवका ने राजू को हाँ कर दी। राजू खुश होते हुए बोला, अभी आप दोनों थोड़ी देर और बैठो, मेरी छुट्टी 6 बजे होती है, मैं ये हाथ का थोड़ा सा काम और कर लूँ, फिर चलेंगे। देवका और संतोष को लिए राजू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुधा को सारी बात बताई। सुधा ने दोनों को प्यार से बिठाया और कहा, हमसे जो होगा हम करेंगे, आप घबराओ मत। राजू दिल का बहुत अच्छा है। संतोष माधव के साथ खेलने लगी। यह देखकर देवका को थोड़ी राहत मिली। अगले दिन रविवार होने की वजह से राजू की छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन राजू पौधे बेचने घर घर जाता था और लोगों के घरों की क्यारियों और गमलों की गुड़ाई, खाद पानी डालने का काम करता था। उसने बहुत पता किया कि एक कमरा कहीं खाली मिल जाए, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। शाम को देवका को पता चला तो वह भी बहुत निराश हुई। सबको उदास और निराश देखकर सुधा बोली, दुखी मत हो दीदी, जब तक कमरा नहीं मिलता आप आराम से यहीं रहो। बल्कि मैं तो कहती हूँ, यह जो थोड़ी सी खाली ज़मीन है, आपके लिए इसमें एक छप्पर डाल देते हैं। आप हमारे साथ यहीं रहो। रसोई तो मैं बनाती ही हूँ, सबका इकट्ठा ही खाना बन जाएगा। राजू को भी ये बात जच गई। देवका को भी बात माननी पड़ी कि जब तक कमरा नहीं मिलता यहीं छप्पर डाल दिया जाए। वैसे भी देवका को राजू और सुधा भले इंसान लगे, जिन्होंने बेसहारा माँ बेटी को इतनी सहायता की थी। देवका को सिलाई आती थी, वह पढ़ी लिखी भी थी। उसने राजू को अपना एक सोने का कंगन देकर कहा, भैया आप इससे रसोई का और ज़रूरत का सामान ले आओ और मुझे एक सिलाई मशीन दिला दो। आप दूसरों लोगों के घर काम के लिए जाते हो तो उन्हें बताना मैं कपड़े सिलाई करती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे मुझे काम मिलने लगेगा। राजू ने वैसा ही किया जैसा देवका ने कहा। राजू बहुत खुश था। उसे देवका के रूप में बड़ी बहन मिल गई थी। संतोष भी राजू को मामा और सुधा को मामी कहने लगी। माधव तो अब देवका और संतोष के बिना रहता ही नहीं था। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। संतोष का भी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। संतोष पढ़ने में होशियार तो थी ही, अब तो वह और ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने लगी। उसने कराटे सीखना भी शुरू कर दिया। स्नातक में उसने मनोविज्ञान विषय चुना। धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। संतोष और देवका बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थीं। राजू सबकी देखभाल में कोई कसर नहीं रखता। सुधा भी देवका और संतोष को परिवार का सदस्य की तरह स्नेह करती। समय अनवरत चलता रहा। अब वे झोपड़ी से निकलकर नए घर में रहने आ गए। संतोष ने स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह कराटे की मास्टर बन गई और उसी जगह पर ही दूसरे बच्चों को भी सिखाने लगी। वह स्कूलों में जाकर कक्षाएं लेती, जिनमें लड़कियों को मानसिक और शारीरिक रूप से सबल बनने के लिए प्रेरित करती। वो विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में महिलाओं के संबंध में लेख भी लिखती। संतोष का नाम और काम अब समाचार पत्रों में छपने लगा। महिला दिवस पर संतोष को साकार महिला विकास समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। संतोष अपने परिवार के साथ वहां पहुंची। आत्मविश्वास से लबरेज संतोष जब स्टेज पर पहुंची, तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत हुआ। देवका ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। खुशी से उसकी आंखें भर आईं। आज उसकी मेहनत सफल हो गई थी। संतोष ने सभी को नमस्कार किया।
महिला दिवस सिर्फ एक दिन मनाने का दिवस नहीं है, ये विचारों और सोच में बस जाना चाहिए। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें महिला दिवस मनाने की? हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ स्त्री पुरुष के समकक्ष खड़ी होकर आँख से आँख मिला सके। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, फिर हर बात के लिए स्त्री को ही दोषी क्यों मान लिया जाता है? अगर पुरुष नायक है तो स्त्री नायिका है, कोई किसी से कमतर नहीं है। मैं आज इस सम्मान की अधिकारी बनी तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। मेरी नज़र में वह मेरी नायिका है, मेरी प्रेरणा है, लेकिन मेरे पिता नायक नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं कि मैं पुरुषों से विरुद्ध हो गई, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं है। सभी को साथ और सहारे की ज़रूरत होती है। मेरे जीवन में राजू मामा और मामी मेरे नायक और नायिका हैं, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। शशांक मेरे नायक हैं, जो मेरे अच्छे मित्र हैं और मेरे जीवन साथी भी बनने वाले हैं। मेरा छोटा भाई माधव नायक है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मैं बस सभी से एक बात कहना चाहूँगी, कभी अपनी बेड़ियों से प्यार ना करें। उन बेड़ियों को जाने समझें और पूरा बल लगा दीजिए आज़ाद होने के लिए। सबसे पहले अपनी नज़रों में खुद अपनी नायिका बने। संतोष की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। संतोष ने देविका को स्टेज पर बुलाया और देविका को अपना सम्मान पत्र दिया। एक बार फिर हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। संतोष अपने परिवार के साथ हॉल से बाहर निकल अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। देविका की नज़र एक व्यक्ति पर गई जो एक कोट में छिपने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी ओर बढ़ गई। सभी देविका के पीछे चल दिए। देविका के सामने रोशन खड़ा था। रोशन हाथ जोड़े उसको आंसू भरी नज़रों से देख रहा था। देविका ने हैरानी से कहा, आप यहाँ? रोशन भर्राए गले से बोला, देविका मुझे माफ़ कर दो। संतोष से तो मैं माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। संतोष भी रोशन को पहचान गई थी। वह आगे आकर बोली, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बापू हो, लेकिन मेरे नाम के साथ आपका नहीं, माँ का नाम रहेगा। मुझे आपको और कुछ नहीं कहना। देविका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप यहाँ कैसे आए? रोशन बोला, मुझे समाचार पत्र से यहाँ के बारे में पता चला, जिसमें संतोष की फ़ोटो और नाम के साथ तुम्हारा नाम लिखा था। रोशन अपने आंसुओं को पोंछता हुआ आगे बोला, देविका जब तुम चली गई मैंने दूसरी शादी कर ली। मुझे उससे कोई संतान नहीं मिली। समय के साथ तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी अच्छाइयाँ मेरे सामने आने लगीं। मैंने तुम दोनों के साथ जो किया वह गलत था। कभी भी तुम्हारा कोई दोष नहीं था। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मैं बस तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देविका ने रोशन की आंखों में देखते हुए कहा, रोशन वापस लौट जाओ। जो तुम्हारे पास है उसी में खुशी ढूंढो। अपनी पत्नी को प्यार के साथ साथ सम्मान भी देना, उसी से तुम्हें सुकून मिलेगा। यह कहकर देविका ने संतोष का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई।